सभी बच्चों को मेरा हाय हेलो। मेरा नाम मानसी है और मैं आपको अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाली हूँ, कक्षा 10वीं का इकोनॉमिक्स। पिछली कक्षा में आपने जान लिया था अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है और उसकी बेसिक बेसिक बातें और कुछ-कुछ पहलू आपने जान लिए थे। लेकिन कक्षा 10वीं में आप लोग क्या करेंगे? कक्षा 10वीं में आप अर्थशास्त्र को समझने की ओर अगला कदम बढ़ाएँगे और ये कदम की शुरुआत हम किससे करेंगे? इस कदम की शुरुआत हम आपके पहले अध्याय से करेंगे, जिसका नाम है विकास या फिर डेवलपमेंट। विकास को अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं? विकास को अंग्रेज़ी में डेवलपमेंट भी बोलते हैं। हम विकास को समझेंगे, विकास के पहलुओं को समझेंगे, ये देखेंगे कि अलग-अलग लोगों के लिए विकास का क्या महत्व है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि विकास की समझ आपको सिर्फ अर्थशास्त्र से नहीं मिलती है, विकास की समझ आपको आपके राजनीतिक विज्ञान से या फिर आपकी हिस्ट्री से, इन सब से भी आपको विकास की समझ मिलती है। हम इसे अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज देखेंगे कि विकास होता क्या है। आइए शुरू करते हैं। अब सवाल ये है कि विकास का परिचय कैसे दें? विकास को परिभाषित किस तरीके से किया जाए? विकास यदि मेरे लिए कोई चीज़ विकास है, मेरे लिए विकास है, अपने जो मैं समझा रही हूँ उसका आप लोगों को अच्छे से समझ आना, दिन-प्रतिदिन जैसे-जैसे मैं समझाती जाऊँ आपकी समझ का बढ़ते जाना। आपके लिए विकास होगा पिछली कक्षा से ज़्यादा अच्छे अंक लाना, अगली कक्षा में और अच्छा परफ़ॉर्म करना या फिर किसी और स्पोर्ट्स में, किसी एक्टिविटी में, किसी में खुद को और कुशल बनाना। तो विकास की परिभाषा जो मेरे लिए है, वही आपके लिए तो नहीं है। आपकी अलग है, मेरी अलग है, आपके माता-पिता की अलग हो सकती है, आपके म माता-पिता की अपने करियर में और आगे जाना हो सकता है, अपने लिए और अच्छे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए और अच्छी ज़रूरतें मुहैया कराना हो सकता है। तो विकास क्या है? विकास के कई पहलू हैं और विकास सब लोगों के लिए अलग-अलग है क्योंकि सबकी सिचुएशन सबकी बातें अलग-अलग होती हैं, सब अपने जीवन से क्या चाहते हैं, ये सब अलग-अलग होता है। तो वैसे तो विकास की कोई एक परिभाषा देना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम अपनी समझ के लिए विकास को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? विकास होता है लोगों की आर्थिक वृद्धि, आय में वृद्धि। उनके पास जितना पैसा है उसमें वृद्धि के साथ-साथ उनकी बुनियादी ज़रूरतें जैसे शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, जीवन शैली हो गई और भी बहुत कुछ इस सब के रूप में हम विकास को परिभाषित कर सकते हैं। एक कोई डेफिनेशन फिक्स हम नहीं दे सकते, लेकिन आइडिया लगा सकते हैं कि किसकी क्या ज़रूरत है। किसी को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, किसी को शिक्षा की, किसी को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अपना शरीर स्वास्थ्य चाहिए, किसी की जीवन शैली को उसे बेहतर बनाना है और भी बहुत सी चीज़ें हैं। कोई चाहता है मेरे खेत में फसल ज़्यादा हो, कोई चाहता है मेरा बॉस मुझे पसंद करे, कोई चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छा पढ़े-लिखे। तो इस प्रकार से विकास सबके लिए अलग-अलग है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बात मैंने आपको बताई कि विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य। एक किसान के लिए विकास कुछ और हो सकता है, एक विद्यार्थी के लिए विकास कुछ और हो सकता है। एक अध्यापिका एक अध्यापिका के लिए विकास कुछ और हो सकता है। तो विभिन्न व्यक्ति उनके विभिन्न-विभिन्न लक्ष्य हैं और उनको लक्ष्यों को अचीव करना ही उनके लिए क्या है? उनका विकास है। ये देखिए यहाँ पर आपको एक डैम की तस्वीर दिख रही है। आप सोच रहे होंगे कि विकास में इस डैम का क्या महत्व है? आइए मैं आपको बताती हूँ। कोई जगह है जहाँ पर एक डैम की स्थापना हो रही है। डैम की स्थापना हो रही है, तो उसके लिए बहुत सारी जगह को खाली कराना पड़ेगा, किसानों को अपने खेत बेचने पड़ेंगे, लोगों को अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ेंगी। तो वहाँ से दूर बैठा एक आदमी क्या सोचता है कि वाह, वाह! एक नया बाँध बन रहा है, तो इससे क्या होगा और जल्दी मेरे पास मेरे गाँव तक, मेरे शहर तक बिजली पहुँचेगी और वहीं पर उस जगह का किसान क्या सोच रहा है कि बाँध बनने वाला है, मेरी ज़मीन मुझसे छिनने वाली है। तो ये एक ही सिचुएशन हो गई, एक के लिए वो अच्छी है, दूसरे के लिए वो नेगेटिव है। एक के लिए पॉज़िटिव, दूसरे के लिए वो नेगेटिव है। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है? इससे हमें ये देखने को मिलता है कि एक ही चीज़ किसी के लिए विकास हो सकती है, तो किसी के लिए उसे पीछे खींचना भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि
किसान का विकास अलग है, विद्यार्थी का विकास अलग है, अध्यापिका का विकास अलग है, तो सबका अलग-अलग ही हो। ऐसा हो सकता है कि किसी एक के लिए कोई चीज़ उसका विकास है, तो दूसरे के लिए नहीं है। विकास में ये सिचुएशन भी होती है, अलग-अलग व्यक्तियों के अलग-अलग विकास हो सकते हैं और एक ही प्रकार का विकास एक के लिए अच्छा हो सकता है और दूसरे के लिए बुरा हो सकता है। अब हमें देखना है विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य। एक-एक करके देखते हैं। एक भूमिहीन ग्रामीण मज़दूर क्या चाहेगा? उसके लिए विकास क्या होगा? वो चाहेगा कि उसको अच्छा काम मिलता रहे, उसको जहाँ पर वो रह रहा है उसका सोशल स्टेटस लोगों के बराबर हो। जब उसको देखा जाए तो उसको नीचे नीची श्रेणी के रूप में ना देखा जाए, उसको नीचा ना दिखाया जाए, उसका सोशल स्टेटस सुधरे, उसको काम ज़्यादा मिले, यदि उसको काम मिल रहा है तो उसको आय भरपूर मिले। एक भूमिहीन ग्रामीण मज़दूर के लिए ये हो गया विकास। उसके बाद एक समृद्ध किसान के लिए क्या हो गया? समृद्ध किसान के लिए ये हो गया कि जो-जो फसल वो इतनी मेहनत करके उगा रहा है, उसका एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको अच्छा मिले, फसलों के दाम उसको अच्छे मिले, सरकार और अच्छे फर्टिलाइज़र्स दे, उसको सिंचाई करने के लिए पानी अतिरिक्त मिले, तो इसके विकास इस प्रकार के हो गए। एक समृद्ध किसान के विकास और इन दोनों के विकास क्या है? बहुत भिन्न है। अब एक किसान जो केवल वर्षा पर निर्भर है खेती के लिए उसके लिए विकास क्या होगा? उसके लिए विकास होगा कि मेरे खेतों में अच्छी बारिश हो, मौसम इस बार अच्छा रहे जो मेरे खेतों को जिससे फ़ायदा हो और मेरी फसल फले-फूले या फिर सरकार मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मुहैया करा दे जिससे मैं सिंचाई करने के लिए सिर्फ़ वर्षा पर डिपेंड ना रहूँ, मेरी फसल अच्छी हो। इस किसान के लिए ये हो गया विकास। एक शहरी बेरोज़गार युवक के लिए क्या हो गया कि मुझे जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए, मैं अपने घरवालों को सपोर्ट कर सकूँ, मैं ज़रूरतें पूरी कर सकूँ और मेरी परेशानियाँ समाप्त हो सकें। इसके लिए विकास ये हो गया, इन दोनों के लिए विकास अलग है। उसके बाद देखते हैं शहर के एक अमीर परिवार का लड़का है और एक अमीर परिवार की लड़की है। इन दोनों के लिए विकास क्या होगा? इसके लिए विकास होगा मुझे और अच्छी गाड़ियाँ मिले, मुझे और आज़ादी मिले, मैं बाहर और ज़्यादा घूमूँ-फिरूँ। इसके लिए विकास ये हो गया मैं नई-नई जगह जाऊँ, मैं नई-नई जगह देखूँ। वहीं एक लड़की के लिए विकास क्या होगा कि मुझे भी उतनी ही आज़ादी मिले जितनी मेरे भाई को मिल रही है। या फिर मेरा भाई भी घर के कामों में वैसे ही हाथ बटाए जैसे मैं बटा रही हूँ। अब इसके लिए वो विकास होगा, घर का काम इसके भाई द्वारा करना इसके लिए विकास है, लेकिन हो सकता है कि इसके भाई को ये बात पसंद ना आए, तो इनमें फ़र्क हो गया। एक के लिए विकास है, दूसरे के लिए नहीं है, तो विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। तो हमने क्या 2 बातें यहाँ पे साफ कर ली कि अलग-अलग लोगों के विकास के लक्ष्य अलग-अलग हो सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले 6 एग्ज़ाम्पल्स में देखा। इसके साथ-साथ हमने देखा कि कोई चीज़ यदि एक व्यक्ति के लिए विकास है, तो हो सकता है वो दूसरे के लिए विकास ना हो, बल्कि वो उसको पीछे की ओर खींच रही हो। तो ये 2 बातें विकास के बारे में हमने साफ-साफ जान ली हैं। आय, इनकम आय यानी कि इनकम और लक्ष्य, इनके रूप में हम विकास को क्या कर सकते हैं? विकास को परिभाषित कर सकते हैं। आय के रूप में क्या कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि मेरी आय बढ़े, मेरी आर्थिक स्थिति इम्प्रूव हो, मेरे पास ज़्यादा पैसे आएँ, मैं और अच्छी-अच्छी चीज़ें उन पैसों से खुद को और अपने परिवार को मुहैया करा सकूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका लक्ष्य आय से रिलेटेड नहीं होता है। उनका लक्ष्य क्या होता है कि उन्हें बाकी लोगों के बराबर ही व्यवहार मिले। जैसे कोई कोई कुछ ऐसा काम करता है जो समाज में जिसे नीचा कंसिडर किया जाता है। वैसे तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है, लेकिन सामाजिक तत्व कुछ ऐसे होते हैं कि वो मानते हैं कि ये काम छोटा है, वो बड़ा है। ऐसे आदमी के लिए क्या होगा विकास? उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा बाकी लोगों के साथ किया जाता है। एक लड़की के लिए विकास क्या होगा? उसकी स्वतंत्रता, उसकी सुरक्षा और और बड़ों के लिए विकास क्या हो सकता है? दूसरों से हमें आदर-सम्मान मिले, ये बल्कि किसी के लिए भी हो सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि विकास को सिर्फ़ आप आर्थिक स्थिति या आय के रूप में देखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिन्हें हम विकास कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि सबको पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। कई और चीज़ें हैं, इन भौतिक वस्तुओं के अलावा भी कई और चीज़ें हैं। भौतिक वस्तुएँ क्या हो गई?
भौतिक वस्तुएं हो गई, मटेरियलिस्टिक थिंग्स। इन मटेरियलिस्टिक चीजों के अलावा भी कई और चीजें हैं, व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें विकास में माना जाता है। जैसे स्वतंत्रता हो गई, जब महिलाओं के पास वोट करने का अधिकार नहीं था तो उन्हें राइट टू वोट जब मिला, वो उनके लिए विकास था। अब वो वोट कर पाएंगी तो वो अपना नेता चुन पाएंगी, उनके मन में सेटिस्फेक्शन रहेगी, किसी को ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि या सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो उसके लिए विकास है। तो विकास के लक्ष्य सबके लिए भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यदि मेरे पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, उसे ही मैं विकास मानूँगी। हो सकता है मेरे साथ व्यवहार अच्छा ना हो रहा हो सकता है मुझे स्वतंत्रता ना हो सकता है मैं जिस क्षेत्र में रह रही हूँ वो सुरक्षित ना हो। तो इसी प्रकार से विकास के आय के साथ-साथ और भी लक्ष्य होते हैं। तो विकास के लिए हम क्या करते हैं? मिले-जुले लक्ष्यों को देखते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक ही लक्ष्य को देखें हम लोग। अब कुछ प्रश्न आपके सामने है कि अलग-अलग लोगों की विकास की धारणाएँ अलग क्यों हैं? अलग इसलिए हैं क्योंकि सबके लक्ष्य अलग-अलग हैं, सबको सेम चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद कौन-सी व्याख्या अधिक महत्वपूर्ण है? क्योंकि लोग भिन्न होते हैं, क्योंकि लोगों के जीवन की परिस्थितियाँ भिन्न होती हैं। मेरे ख्याल से 6 व्याख्या ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी क्योंकि लोगों की जीवन की परिस्थितियाँ ही उनके लक्ष्य डिसाइड करती हैं। इसीलिए लोगों के जीवन की परिस्थितियों के हिसाब से उनका विकास डिपेंड करता है। जिसका जो गरीब है वो चाहेगा मुझे ज़्यादा पैसे मिले, वो विकास है। जो अमीर है उसके लिए जीवन की संतुष्टि या थोड़ी देर का आराम विकास होगा। इसलिए ये परिभाषा ज़्यादा पर्याप्त है। क्या निम्न 2 कथनों का एक ही अर्थ है? लोगों के विकास के लक्ष्यों में परस्पर विरोध होता है। लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हैं। तो लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हैं, इसीलिए लोगों में परस्पर क्या होता है? इसीलिए लोगों में परस्पर विरोध होता है। लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हैं, इसीलिए लोगों में परस्पर विरोध होता है। तो दोनों कथनों का लगभग एक ही अर्थ है। हमें कुछ ऐसे उदाहरण देने हैं जहाँ आय के अतिरिक्त अन्य कारण भी हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। अब मुझे मुझे आपको पढ़ाते हुए आय तो मिल रही है, लेकिन मेरे को अगर संतुष्टि नहीं मिलेगी कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं, वो संतुष्टि भी मेरे लिए विकास है। आपका समझ आना मेरे लिए विकास है, तो मेरे लिए सिर्फ़ आय नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ़ पैसे मिलेंगे और आपको पढ़ाने के और वो मेरे लिए संतुष्टि है। मेरे लिए मेरे लिए एक और चीज़ है कि आपको समझ भी आना चाहिए जो मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे लिए वो भी विकास है। तो आय के अलावा एक और पहलू है, महत्वपूर्ण पहलू, तो इसी प्रकार से और उदाहरण आप लोग दे सकते हैं। ऊपर दिए गए खंड के कुछ महत्वपूर्ण विचारों को अपनी भाषा में समझाएँ। जो-जो आपने पढ़ा है, उसको अपनी भाषा में कैसे समझाना है, वो आपको देखना है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय विकास की। अब तक हम किस बारे में बात कर रहे थे? व्यक्तिगत विकास के बारे में, किसी व्यक्ति के, किसी समाज के विकास के बारे में बात कर रहे थे। अब हमें क्या करना है? अब हमें पूरे राष्ट्र के, पूरे देश के विकास को कंसिडर करना है। अब जब लोगों के अपने बारे में ही विचार इतने भिन्न हो सकते हैं कि मेरे लिए विकास ये है, तुम्हारे लिए ये है, इसके लिए ये है, उसके लिए वो है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि राष्ट्रीय विकास की परिभाषा भी सबके लिए भिन्न-भिन्न होंगी, अलग-अलग होंगी। वो राष्ट्रीय विकास की भाषा सबके लिए परिभाषा सबके लिए अलग-अलग कैसे हो सकती है? ऐसा हो सकता है कि मेरे लिए राष्ट्र का विकास हो कि सबको अच्छी आय मिले। किसी और के लिए ये हो सकता है कि सबको एक समान आय मिले, कोई गरीब ना रहे, कोई अमीर ना रहे। मेरे लिए ये हो सकता है कि जो गरीब हैं, उनको थोड़े और पैसे मिल जाएँ, जो जैसे हैं बाकी वो वैसे रहें। तो इसी प्रकार से राष्ट्रीय विकास के बारे में भी क्या हो सकता है? लोगों की धारणाएँ अलग-अलग हो सकती हैं, कन्फ्लिक्टिंग हो सकती हैं। तो राष्ट्रीय विकास को समझने की क्या है? राष्ट्रीय विकास को समझने का फ़ॉर्मूला ये है कि हमें ऐसी चीज़ों का पता लगाना है, ऐसे तरीकों का पता लगाना है, राष्ट्रीय विकास के लिए ऐसे सॉल्यूशन ढूँढने हैं जो किसी के साथ भेदभाव ना करें। ऐसा ना हो कि जो मैंने सॉल्यूशन निकाला वो सिर्फ़ एक छोटे तबके के लिए लाभदायक है, बाकी लोगों के लिए वो नहीं है, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए है, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है। राष्ट्रीय विकास में आप ऐसा नहीं कर सकते यदि आपकी 140 करोड़ की जनता है,
तो 140 करोड़ की जनता को ध्यान में रखते हुए आपको राष्ट्रीय विकास के फॉर्मूले तैयार करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि राष्ट्र का विकास कैसे होता है। ये फॉर्मूला है, ये सीक्रेट है, मैं कहूंगी, राष्ट्रीय विकास के बारे में समझने का और राष्ट्रीय विकास को देखने का। राष्ट्रीय विकास सबको, सबका साथ लेकर चलता है राष्ट्रीय विकास। तो राष्ट्रीय विकास की ये एक पहलू है। आइए देखते हैं। अब देखिए, ये एक बिल्डिंग यहाँ पर है, यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी है, तो इनका इस प्रकार के क्षेत्र का विकासात्मक लक्ष्य क्या होना चाहिए? ये ऐसी सिचुएशन में रह रहे हैं, ये इतने अच्छे फ्लैट्स में रह रहे हैं, इसमें लक्ष्य ये होना चाहिए कि इन लोगों की भी जीवन की कंडीशन सुधरे। इनके लिए ये हो सकता है, इनको शोर-शराबे से आज़ादी चाहिए, इनको जीवन में शांति चाहिए, तो इनके भी लक्ष्य अलग-अलग हो सकते हैं। उसके बाद ये बोलते हैं, ये कहानी आप पढ़ लेंगे, इस कहानी में ये होगा कि एक जहाज ने 500 टन जहरीला अवशेष खुले कूड़े में डाल दिया और आसपास के समुद्र में डाल दिया। तो इससे बहुत लोगों को परेशानी हुई, कुछ बीमार पड़ गई, कुछ लोगों की मौत भी हो गई और कम से कम 26,000 लोगों का इलाज हुआ। और ये कहा किसने था? एक कंपनी ने कहा था अपने जहाज को जहरीला पदार्थ इस एरिया में फेंकने को। तो इससे किनको लाभ हुआ और किनको नहीं? इनसे लाभ उस कंपनी को हुआ और नुकसान किसको हुआ? उस एरिया में जो लोग रह रहे थे और समुद्री जीव-जंतुओं को हुआ। तो इस देश के विकास का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि उस कंपनी को भी फ़ायदा हो और उसके फ़ायदे से किसी को नुकसान ना हो, तो ऐसा तरीका इन्हें अपने जहरीले पदार्थ को छोड़ने का देखना चाहिए। इसी प्रकार से आप ये खुद बताएँगे कि आपके गाँव या शहर या फिर आपका जो स्थानीय इलाका है, उसके विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए? अब हमें क्या करना है? भिन्न-भिन्न देशों या राज्यों की तुलना करनी है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसके बारे में पढ़ने से पहले एक सवाल है मेरा आप सबसे कि अभी तो हमने ये डिस्कस किया कि विकास की कोई एक परिभाषा नहीं है, सबके लिए विकास अलग-अलग हो सकता है। किसी के लिए विकास ये है, किसी के लिए विकास ये है। फिर भी हम कैसे बोल सकते हैं कि कुछ देश तो विकसित देश हैं, कुछ देश क्या हैं? हमारे विकसित देश हैं और वहीं पर कुछ देशों को हम बोलते हैं कि ये देश तो विकसित नहीं है, ये देश विकासशील देश हैं। हम ऐसा कैसे बोलते हैं? हो सकता है जो विकसित देश हैं उनके लिए विकास की परिभाषा कुछ और हो, विकासशील देश की परिभाषा कुछ और हो। तो ऐसे मामले में क्या करते हैं हम? कुछ विशिष्टताएँ लेते हैं, कुछ क्या लेते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। यदि मुझे 2 बच्चों के बीच में कंपैरिज़न करना है, तो मैं क्या करूँगी? मैं देख लूँगी कि वो कितने पढ़ने में अच्छे हैं, कितने वो खेल-कूद में अच्छे हैं, कितने वो इसमें अच्छे हैं, कितने वो आपके बाकी एक्टिविटीज़ में अच्छे हैं। तो हर हर कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, हर विशिष्टता के अकॉर्डिंग कोई बच्चा विकसित होगा, कोई विकासशील होगा। तो ये फ़र्क उनकी हर कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग होगा। यदि मैं पढ़ाई के मामले में ले रही हूँ, एक्स पढ़ाई में अच्छा है, वाई पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है, वहीं पर वाई स्पोर्ट्स में अच्छा है और एक्स स्पोर्ट्स में इतना अच्छा नहीं है। एक बच्चा ज़ेड है जो बाकी एक्टिविटीज़ में इतना अच्छा है और आपके एक्स और वाई इतने अच्छे नहीं हैं। तो इस मामले में क्या करना है आपको? इस मामले में आपको एक-एक विशिष्टता उठानी है और उसके रूप में आप बच्चों को विकसित या विकासशील बोलेंगे, उसके रूप में परिभाषित करेंगे बच्चों को। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें एक बार उठा लें, अब किसी में कोई अच्छा है, किसी में कोई अच्छा है, ऐसा आप नहीं कर पाएँगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप विकसित और विकासशील देशों के बारे में बताते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? उनकी आय को सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझते हैं। किसे समझते हैं? उनकी आय को, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी आय कंसिडर की जाती है और जितना आप सुनेंगे कि ये देश विकसित है, ये देश विकासशील है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो उनकी आय के ऊपर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं कि आय, अब इतने सारे लोगों की इतनी आय है, मान लीजिए ये यूएस है, ये इंडिया है।
अब इंडिया की पॉपुलेशन तो इतनी ज़्यादा है, इंडिया में तो 140 करोड़ लोग हैं, जबकि यूएस जो है आपका, उसमें तो इतने लोग नहीं हैं। तो 140 करोड़ लोगों की आय, तो इन थोड़े से लोगों से हो सकता है ज़्यादा हो। तो ऐसे आप कैसे मापेंगे कि किसकी आय कितनी है? उसके बेसिस पर आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन-सा देश विकसित है, कौन-सा देश विकासशील है? तो ऐसे में हम क्या लेते हैं, ऐसे में हम औसत आय लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, प्रति व्यक्ति आय को हम कंसिडर करते हैं। औसत आय या प्रति व्यक्ति आय हम लेते हैं, जिसे पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय और पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। औसत आय कैसे निकाली जाएगी? यदि कुल आय सबकी है 50,000, 10 लोगों की कुल आय 50,000 है, तो मैं इसे 10 से डिवाइड करूँगी, तो औसत आय उन 10 लोगों की आ जाएगी 5,000। इसका ये अर्थ नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को 5,000 मिल रहे हैं, लेकिन एक एवरेज रूप में यदि सबको समांतर दिए जाएँ, तो सबको 5-5 हज़ार मिलेंगे। प्रति व्यक्ति आय क्या हो गई इस देश की? 5,000 रुपए हो गई। इसी प्रकार से जिन देशों की यूएस डॉलर में हम कैलकुलेट करते हैं, रुपए में नहीं करते हैं। जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 49,300 से ज़्यादा है हर साल, उन्हें क्या बोलते हैं हम? उन्हें विकसित देश बोलते हैं। और जिन देशों की आय $2,500 से कम है, प्रति व्यक्ति आय हर वर्ष की $2,500 से कम है, उन्हें हम निम्न आय वाला देश बोलते हैं, या फिर उन्हें अभी विकासशील देश बोलते हैं। 3 कैटेगरी होती है देशों की, विकसित, विकासशील और निम्न आय। निम्न आय वाले वो हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष इससे कम है, विकसित वो है जिसकी इससे ज़्यादा है, और विकासशील वो है जिसकी इन दोनों के बीच में है। तो समझे कि अब देशों को विकसित और विकासशील किस बेसिस पर कहा जाता है। हम आय के बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं, यदि हम लोगों के रहन-सहन के द्वारा कैलकुलेट करें, तो हो सकता है विकसित देश उतने आगे ना हों, विकासशील देश आगे हों। तो अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम डिसाइड करते हैं, और फिलहाल हम क्या लेकर चलते हैं? औसत आय। भारत, भारत किसमें आता है? भारत मध्य आय वर्ग देशों में आता है। एक विकासशील देश है भारत, क्योंकि इसकी आय कितनी है? इसकी आय यूएस डॉलर 6700 है, जो कि 2500 से ज़्यादा है और 49,300 से कम है। इसलिए ये एक मध्य आय वर्ग का देश या फिर एक विकासशील देश कहा जाता है। ये एक प्रश्न आपके सामने दे रहे हैं। एक देश क है, एक देश ख है। इसकी औसत आय आप निकालेंगे, इसकी औसत आय आप निकालेंगे। जब औसत आय आप निकालेंगे, तो आप पाएँगे कि दोनों की औसत आय एक बराबर है। तो औसत आय का एक ड्रॉबैक क्या है? एक नुकसान ये है कि वो तुलना तो कर सकती है 2 देशों के बीच, लेकिन ये उस देश की असमानताएँ छुपा देती है। कैसे वो असमानता छुपाती है? इसकी औसत आय उतनी है, इसकी भी औसत आय उतनी है। समझ रहे हैं आप? इसकी औसत आय कितनी आएगी? इसकी 10,000 के आस-पास आएगी और इसकी भी 10,000 के आस-पास आएगी। लेकिन इसमें कितनी असमानता है? इसमें तो लगभग सब देश क में तो सभी लोगों की आय एक समान है, और देश ख में इतने सारे लोगों की कम है, और सिर्फ़ एक व्यक्ति ने सारा धन अर्जित कर रखा है पूरे देश का। तो ये असमानता हुई। हम सिर्फ़ अगर औसत आय पर देखते तो ये असमानता छुप जाती। तो हम देश क में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि देश ख में हमें पता नहीं है कि हम पाँचों में से कौन-सा व्यक्ति बने। हो सकता है हम पहला, दूसरा या तीसरा, चौथा व्यक्ति बन जाएँ। तो हम क्यों रहेंगे ऐसे देश में जहाँ हमारी आय इतनी कम है? देश की औसत आय भले ही कितनी हो, हमें तो अपनी आय से मतलब है। तो हम किस देश को चुनेंगे? हम तो क देश को चुनेंगे। इसी प्रकार से औसत आय कंपैरिज़न भले ही कर देती है, तुलना भले ही कर देती है, लेकिन ये असमानताओं को छुपा देती है। इस पिछली वीडियो में आपने देखा कि एक ही देश है, उसकी औसत आय भले ही ज़्यादा हो, लेकिन कितने सारे लोगों के पास कम धन था, और बहुत एक लास्ट में एक महोदय आते हैं जिनके पास इतना सारा धन है, उन्होंने इतना सारा टैक्स दिया। तो इसी प्रकार से देशों में असमानताएँ होती हैं। हम प्रश्नों को पढ़ते हैं, हमें क्या करना है? हमें 3 उदाहरण देने हैं, जहाँ स्थितियों की तुलना करने के लिए औसत का प्रयोग होता है।
यदि मुझे 9वीं कक्षा या 10वीं कक्षा में आप लोग हैं, 10वीं कक्षा के बच्चों की औसत आय बतानी है कि इसमें लगभग किस एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो मैं औसत आय निकालूँगी क्योंकि सबकी अलग हो सकती है। किसी की क्या हो सकती है, किसी की 15, किसी की 16, किसी की 14 तो सबकी अलग-अलग हो सकती है, इसलिए मैं औसत आय का तरीका इस्तेमाल करूँगी। इसी के साथ मैं औसत स्पीड ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ से किसी दूसरी जगह जा रही हूँ, एक ही स्पीड से चल रही हूँ, वो स्पीड अलग भी हो सकती है। इस मामले में औसत स्पीड का इस्तेमाल करूँगी। तो तीसरा उदाहरण आप इसी प्रकार से खोज लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि आप क्या समझते हैं, औसत आय विकास को समझने का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। ये यदि हमें आर्थिक विकास जानना है, तो ये एक बिल्कुल महत्वपूर्ण मापदंड है, लेकिन यदि मुझे और पहलुओं को देखना है, तो मुझे नहीं लगता ये है। ये बोलते हैं कि प्रति व्यक्ति आय के अलावा और कौन-कौन से लक्षण हैं, जिनसे हम 2 देशों की तुलना कर सकते हैं। जीवन शैली की तुलना कर सकते हैं, कितने गरीब लोग हैं, उसकी तुलना कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं और आप लोग सोचते रहिए। ये बोलते हैं कि किसी देश की आय समय के साथ बढ़ती जाती है। तो क्या इससे हम ये समझेंगे कि अर्थव्यवस्था के सभी भाग बेहतर हो गए हैं? जी नहीं। यदि आय बढ़ रही है तो हो सकता है वो किसी एक व्यक्ति की बढ़ रही है, किसी एक का बिज़नेस इतना अच्छा चल रहा हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर रहा हो। हो सकता है बाकी वैसे के वैसे गरीब हों। उदाहरण क्या हो सकता है? उदाहरण वो देश कै और देश ख़ै जिसके बारे में हमने देखा था वो उदाहरण हो सकते हैं और उदाहरण भी आप लोग सोचिए इसी बारे में। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय वाले देशों की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात कीजिए, इंटरनेट पे खोजिए और देखिए विश्व विकास रिपोर्ट को निकालिए और देखिए कि प्रति व्यक्ति आय किन-किन देशों की कम है। ये असाइनमेंट है आपके लिए। उसके बाद आपको अनुच्छेद लिखने को कह रहे हैं कि भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए क्या करना चाहिए। अब हमने देखा कि आय के रूप में ही विकसित या विकासशील देश डिसाइड किए जाते हैं, तो ऐसे तरीके खोजने होंगे कि सबकी आय बढ़े, एक समान बढ़े, प्रति व्यक्ति आय या हमारी औसत आय में वृद्धि होनी चाहिए। तो किन-किन तरीकों से वो औसत आय में वृद्धि होनी है, ये आप लोग देखेंगे और बताएँगे। इसी के साथ हम इस भाग को समाप्त कर चुके हैं, जहाँ में हमने देखा कि विकास क्या है, सबके लिए विकास की क्या-क्या परिभाषा है। साथ ही साथ हमने देखा अ, कि राष्ट्र का विकास कैसे होता है, कैसे-कैसे आप विकास को माप सकते हैं, औसत आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से कैसे आप 2 देशों की तुलना कर सकते हैं, ये सब हमने देखा और अब हम लोग अगले भाग में करेंगे आय और अन्य मापदंडों के बारे में चर्चा। अभी के लिए इतना ही, जुड़े रहिए स्टडी रूम के साथ। थैंक यू। धन्यवाद आपका।